वेलकम एस्पिरेंट्स। आई होप आप लोगों ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा और आपने वहाँ पे देखा होगा कि आजकल एक दो दिन में मॉडल टेनेंसी एक्ट के ऊपर काफ़ी न्यूज़ आ रही है। तो हमारा आज का लेक्चर इसके ऊपर ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने लेक्चर में क्या क्या सीखेंगे। पहला कि ये लॉ के बारे में, इसका पर्पस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, स्लम्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस लॉ में प्रोविजंस क्या हैं, इससे पहले हमारा क्या एक्ट था, तो इस लॉ को लाने का सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंजेस क्या होंगे हमारे पास, स्टेट का क्या राइट है इसको लेकर। हम एक केस स्टडी भी देखेंगे चंडीगढ़, बिकॉज इसने जो है अप्लाई कर दिया है। और हमारे अर्बन डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या हमारी स्कीम्स आई हैं गवर्नमेंट, और एक इंक्लूड करेंगे हम इसको, राइट। सो इंट्रोडक्शन टू मॉडल टेनेंसी एक्ट 2020। सबसे पहला कि अभी इसको रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने पास किया है 2019 में। जो हमारी हाउसिंग मिनिस्ट्री थी उसने इसका ड्राफ्ट जो था वो पब्लिश किया था। ये जो एक्ट है इसका एम है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, ठीक है। लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि इसको मॉडल क्यों बोला जाएगा, ये एक्ट बन गया है। तो सबसे पहली बात ये है कि लैंड हमारा और हाउसिंग जो है ये हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसलिए ये सेंटर ने एक मॉडल लॉ पास किया है। तो अब इसके बाद जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज है उनके ऊपर है कि वो रिपील करती हैं, अमेंड करती हैं, कैसे इस एक्ट को वो अपनाती हैं, ठीक है। और ये जो लॉ है ये प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। इसका मतलब ये है कि अभी जो टेनेंट्स रह रहे हैं उनका जो भी सीन चल रहा है अपने ओनर्स के साथ में, उसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रोवाइडेड अगर स्टेट लॉ बना रही है और स्टेट ने लिख दिया कि ये रिट्रोस्पेक्टिव है, तब वो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरत क्या पड़ी, बेसिकली क्या है, हमें ये रिफॉर्म्स चाहिए थे बिकॉज अभी हमारे एक सेंसस आया था जिसमें ये बोला गया था कि 1.1 करोड़ वेकेंट हाउसेस पड़े हैं इंडिया में। तो एक कंट्री जहाँ पे हाउसिंग प्रॉब्लम वैसे ही ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है और वहाँ पे लोग माइग्रेशन हो रही है, लोग आ रहे हैं गाँव से शहरों में, उनको घर चाहिए रहने के लिए। घर है भी हैं लेकिन लोग उसको रेंट पे नहीं देना चाहते हैं, तो उनको कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्लम्स की डेवलपमेंट होती है। तो वो जो चीज़ है, ये प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम ये एक्ट लेकर आए हैं। और इसके साथ क्या होगा कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के बीच में, वो भी जो है वो बिल्टअप होगा। जैसे हमने देखा है कि मुंबई जैसे शहर है, वहाँ पे बड़े बड़े घर हैं लेकिन लोगों ने उसको नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बिकॉज उनको लगता है कि जैसे अब जैसे कि पंजाब है, पंजाब में एनआरआई पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, वो आके उन्होंने रियल एस्टेट में काफ़ी पैसा लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे घर बड़े बड़े खाली पड़े हैं लेकिन वो देते नहीं है बिकॉज एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि कहीं टेनेंट कब्जा ना कर ले उनके घर के ऊपर, ठीक है। और इसका एक लॉ का एक और पर्पस है कि हम जो रेंट को रिवाइज कर सके, ताकि जो टेनेंट्स हैं हम उनको भी जो आर्बिट्रेरी अपनी मर्जी से जो ओनर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, वो रिवाइज कर देते हैं, वो भी ना हो, और जो ओनर्स के इंटरेस्ट है उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। नीड क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला 2011 का सेंसस हुआ था जिसमें ये था कि आउट ऑफ ऑल द हाउसेस सिर्फ 20% घर ही हमने रेंट पे दिया है। तो एटलीस्ट हमारे 1 करोड़ जो हाउसेस हैं वो वेकेंट रहे हैं। तो इससे क्या होता है, साथ में एक तो यही प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स है वो भी आके नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी घर नहीं बना रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि घर बनाने का फ़ायदा नहीं है, हम रेंट पे देंगे नहीं, अगर ये देंगे तो पंगे हो सकते हैं। तो वो भी नहीं कर रहे हैं कि कोई लॉ नहीं था हमारे पास, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स वो क्या कर रहे थे, वो बिल्ड टू सेल कर रहे थे, बिल्ड टू रेंट नहीं कर रहे थे बिकॉज उनको लगता है कि रेंटल इनकम में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई प्रॉफिट्स नहीं है, तो घर बना के बेच ही दो एज इट इज़, ठीक है। तो अभी हम देखते भी हैं कि बड़े-बड़े शहरों में फ्लैट्स के फ्लैट्स बने हुए हैं, खाली पड़े हैं, लोग खरीद भी नहीं रहे हैं और उसको रेंट पे भी नहीं दिया जा रहा है। तो एक रीज़न यही है हमारा। फिर अब इसका क्या है कि अगर रेंटल हाउसिंग नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है वो हमारी इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रहेगी, ठीक है, व्हिच इज़ नॉट गुड। अब हम स्लम्स की ही बात कर रहे हैं, तो स्लम्स होते क्या हैं? तो यूएन हैबिटेट की डेफिनेशन थी कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सब स्टैंडर्ड हाउसिंग होती है और वहाँ पे लैंड टेन्योर सिक्योरिटी, जैसे भी हमने देखा ही है कि लॉकडाउन वगैरह हो गया, काफ़ी सारे माइग्रेंट्स थे, वो पैसे नहीं दे पाए तो जो उनके लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने उनको घर से निकाल दिया। तो वो जो स्लम एरिया हो जाता है जहाँ पे आपके घर बहुत छोटे-छोटे हैं, एक घर में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, पानी की फैसिलिटी, बाथरूम, वो सब नहीं है वहाँ पे। तो ये कहाँ पे होता है, बेसिकली जब हमारा कोई गाँव से शहर बन रहा है या फिर जहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट हो रही है लेकिन वो एक अनप्लैन्ड वे में हो रही है,
तो वहाँ पे अब जहाँ पे घरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो वहाँ पे स्लम्स डेवलप होते हैं। तो डाटा यही है हमारा कि आउट ऑफ, हम बोलते हैं कि हमारी अर्बनाइजेशन 32% के आसपास है 2011 के सेंसस में, तो उसमें 17.4% जो हाउस होल्ड्स हैं हमारे वो स्लम एरियाज में रह रहे हैं। ठीक है, अब इससे पहले क्या था, इससे पहले हमारा रेंट कंट्रोल एक्ट था 1948, जिसको जो स्टेट थी वो फॉलो कर रही थी। एमटीए मीन्स हमारा जो है ये मॉडल टेनेंसी एक्ट है। तो टेनेंसी और लीजिंग ऑपरेशंस, लीजिंग का मतलब है जहाँ पे हम हमारा जो भी एसेट है वो हम रेंट पे दे रहे हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, और आप एक पीरियड एक्सपायर करने के बाद आपके पास राइट है कि आप वो चीज़ को वापस ले लो, जो रेंट कंट्रोल एक्ट करता था। तो इसका जो पर्पस था वो यही था कि टेनेंट्स को प्रोटेक्ट करना। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमने देखा था उस टाइम पे कि काफ़ी ज़मींदार थे, काफ़ी लैंडलॉर्ड्स थे, और टेनेंसी जो थी वो बिल्कुल अनरेगुलेटेड थी जब हम लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे। तो रेंट कंट्रोल एक्ट भी उसी के अंदर ही था कि हमें टेनेंट्स को प्रोटेक्ट करना है कि उनको कोई भी अनफेयरली इविक्ट ना कर दें, और जो भी डिस्प्यूट हो उसको सेटल करने के लिए। लेकिन अभी इतना टाइम हो गया, अभी तक जो रेंट सीलिंग्स हैं वो हमारी सेम ही है, उसको टाइम नहीं किया, ठीक है, रिवाइज नहीं किया। तो अभी इससे क्या हुआ कि जब आपने रिवाइज ही नहीं किया सीलिंग लिमिट्स के ऊपर, तो जो ओनर थे उनको भी डिस्करेज हुआ कि वो रेंटिंग आउट कर अपनी प्रॉपर्टी की, और जो इन्वेस्टर्स थे फिर उन्होंने भी बोला कि हमें सेकंड और थर्ड घर पर रहने का कोई फ़ायदा तो है नहीं है, बिकॉज हमारे कैपिटल रिटर्न्स तो होगा ही नहीं। तो ये लॉस को हम ये बोल रहे थे कि ये जो ओनर्स है उससे ज़्यादा ये टेनेंट्स को फेवर करता था। ठीक है, तो ओनर्स ने इसलिए टेनेंट्स को देना ही बंद कर दिया घर अपना। ठीक है, प्रोविजंस क्या है, अब प्रोस्पेक्टिवली जो जो स्टेट्स या यूटीज इसको अप्लाई करेंगे, तो उस केस में जो भी अगर आप कभी किसी को रेंट पे घर दे रहे हैं तो रिटर्न एग्रीमेंट उसके लिए ये मैंडेटरी है। ठीक है, और इसमें ये है कि आप एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करेंगे टेनेंसी के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अभी कौन कर रहा है इसको, रजिस्टर सब रजिस्ट्रार्स करते हैं, और एक कोर्ट बनाएंगे अलग से, और एक अथॉरिटी होगी जो कि डिस्प्यूट्स को देखेगी। अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है लोग अपनी मर्जी से बोलते हैं 11 महीने का दे दो, कुछ भी दे दो, तो उसको भी कम किया है। रेजिडेंशियल के लिए ये 2 महीने का है और नॉन रेजिडेंशियल के लिए 6 मंथ्स का है। ठीक है, और इसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट की ऑब्लिगेशंस और राइट्स भी बोला हुआ है। लैंडलॉर्ड ने अगर टेनेंट के घर में जाना है रिपेयर पर्पसेस के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो उसको 24 आवर्स का पहले नोटिस देना पड़ेगा। फिर ये जो लॉ है ये अप्लाई होते हैं रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। इंडस्ट्रियल और होटल्स में ये अप्लाई नहीं होता है। इसमें ये भी है कि जहाँ पे लैंडलॉर्ड है, आपका जो मंथली रेंट है वो 2 महीने के लिए डबल हो जाएगा, और उसके बाद में ये 4 टाइम्स का हो जाएगा अगर जो टेनेंट है उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और वो वेकेट नहीं कर रहा है हमारा। ठीक है, ये इसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में है हमारा कि जहाँ पे टेनेंट्स को क्या फ़ायदा होगा, लैंडलॉर्ड्स को क्या फ़ायदा होगा। आप इसको पॉज करके एक बार देख लेना। राइट, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहला तो यही है कि ये एक स्पीडी मैकेनिज्म है। अब बिकॉज आपने एक अथॉरिटी क्रिएट कर दी अलग से, एक आपने कोर्ट बना दिया, एक आपने ट्राइब्यूनल बना दिया, तो उससे आपके डिस्प्यूट्स भी इजीली रिजॉल्व हो जाएंगे। फिर एक प्रॉपर एक नया लीगल फ्रेमवर्क आ जाएगा रेंटल हाउसिंग के लिए। ठीक है, फिर अब क्या होगा कि रेंटल हाउसिंग का स्टॉक भी क्रिएट होगा। अब जो इश्यू है होमलेसनेस का वो भी कम हो जाएगा। फिर अब क्या है, रेंटल हाउसिंग भी एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, अभी तक ये इनफॉर्मल है, कौन किसके यहाँ किराए पे रह रहा है किसी को नहीं मालूम है। तो ये सिस्टम जब रिटर्न एग्रीमेंट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो एक फॉर्मल मार्केट में डेवलप हो जाएगा। तो अभी जो था हमारा बिल्ड टू सेल था, अब इसके बाद हमारा बिल्ड टू रेंट मॉडल जो है वो प्रमोट हो जाएगा। राइट, चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले तो यही है कि ये जो एक्ट है इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट, क्योंकि जो लैंड है और जो अर्बन डेवलपमेंट है ये स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। जैसे इससे पहले रेरा भी आया था, रियल स्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट, तो स्टेट्स को यही लगता था कि उनके ऊपर फोर्स किया जाएगा, तो इससे वो ना भी इसको अप्लाई करें तो ये हो सकता है। ठीक है, स्टेट का राइट क्या इस केस में, जैसे कि हमने बोला कि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो जो ये मॉडल टेनेंसी एक्ट है ये मैंडेटरी नहीं है स्टेट्स के लिए। स्टेट्स और यूटीज वो अपने हिसाब से वो एक फ्रेश लेजिस्लेशन भी ला सकती हैं, या फिर अपनी जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसको एमटी के अकॉर्डिंगली अमेंड कर सकती हैं। इस लॉ के अंदर 3 टियर गवर्नेंस है हमारा, और इसमें ये होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक आपका जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगा वो बनाया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो स्टेट है वो भी अपना टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेज लगाएगी, तो उनको भी अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को स्पेयर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक तरह से बर्डन सम भी हो सकता है स्टेट्स के ऊपर, तो यहाँ पे डिले भी हो सकता है इसको अप्लाई करने के लिए।
राइट। केस स्टडी है चंडीगढ़। तो अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो चंडीगढ़ का है, उन्होंने बोला है कि वो अडॉप्ट करेंगे, मतलब उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम अडॉप्ट करेंगे मॉडल टेनेंसी एक्ट को। तो वो क्या करेंगे, वो भी एक रेंट अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करेंगे ताकि रेंटिंग प्रमाइसिस को जो भी है उसको रेगुलेट कर सके। इस केस में जो लैंड ओनर और जो टेनेंट है वो 1 मंथ के अंदर अंदर सेपरेटली जो है अपना एग्रीमेंट सबमिट करेंगे, ताकि एक उसमें ये देखा जाए कि कॉन्फ्रेंस हो। ऐसा नहीं कि वो कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है। एक कोर्ट होगा आपका, एक ट्राइब्यूनल होगा। कोर्ट आपके डिस्प्यूट्स के लिए, ट्राइब्यूनल आपके अपील के लिए। और आपका एट प्रेजेंट रजिस्ट्री जो सब रजिस्ट्रार ऑफिसर वही रजिस्टर करते हैं। तो अभी इसमें कुछ कंसर्न्स हैं जो रेज किए गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब हमने जो है कि जो पावर्स दे दिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया है, तो उसके पास कोई जुडिशियल ऑफिसर तो वो है नहीं है। ठीक है, तो ये जो रूल ऑफ लॉ है उसको ये वायलेट कर रहा है। और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिर्फ जुडिशियल बैकग्राउंड के बिना आता है, तो इससे क्या होता है कि आप जो आपके पास एक क्वास जुडिशियल पावर आ गई तो आप उसको मिसयूज भी कर सकते हो। ठीक है, चंडीगढ़ वाले के सेंट फीचर्स है ये आप देख सकते हैं, जैसे कि अब इसमें है कि अब रिटर्न एग्रीमेंट ही होगा तभी आप चंडीगढ़ में कुछ रेंट कर सकते हो। ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल टेनेंसीज दोनों के लिए ही है। ये इवन रूरल एरियाज में भी अप्लाई होगा। आपका जो रेंट होगा वो म्यूचुअली फिक्स किया जाएगा। फास्ट ट्रैक क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म भी होंगे। इस केस में सबलेटिंग इज नॉट परमिटेड। सबलेटिंग का मतलब होता है जहाँ पे आपने किराए पे घर ले लिया और फर्दर आपने जैसे एक कमरा किराए पे ले लिया, कुछ भी है, तो उसके लिए एक अलग से आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, जो हमने पहले भी देखा था। और नॉन रेजिडेंशियल केस में ये 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर आपको वेकेंट भी करना पड़ेगा, और वही है कि 2 महीने तक अगर वो वेकेंट नहीं करता है, 2 महीने तक आप डबल कर सकते हो अपने रेंट को, और उसके बाद आप 4 टाइम्स कर सकते हो रेंट को। राइट। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट ने और क्या स्टेप्स लिया अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। एक तो था स्मार्ट सिटी मिशन। इसमें ये था कि हम क्या करेंगे, हम जो बेसिक ह्यूमैनिटीज़ हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जो भी सर्विसेज हैं, उनको हम जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ेंगे, तभी वो स्मार्ट सिटी कहलाएगा। ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल लेकर आए, जिसमें हमने बोला था कि हम घर बनाएंगे जो स्लम ड्वेलर्स हैं हमारे, और स्लम हैबिटेशन स्कीम के अंदर, और एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अमृत स्कीम था, ये था हमारा 500 सिटीज़ में था कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शहरों में हम वो प्रोवाइड करेंगे। फिर ये स्कीम जो था ये बेसिकली हेरिटेज सिटीज़ के लिए था, जैसे अमृतसर है, उसको सुंदर बनाने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन है, ये क्लीन साफ सफाई के लिए था, पानी पीने के लिए, बाथरूम सैनिटेशन वगैरह के लिए वो हमने बनाए थे। राइट। तो कंक्लूजन हमारा यही है इस एक्ट को हो गया कि दैट दिस एक्ट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, ये एक अच्छी बात ये है कि ये जो अभी एट प्रेजेंट टेनेंसीज चल रही हैं उसको अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये प्रोस्पेक्टिवली काम करेगा। तो जो एक रेंटल हाउसिंग मार्केट है ये उसको भी ट्रांसफॉर्म करेगा, और हमारा एक फॉर्मलाइजेशन भी होगा इंडस्ट्री का, और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आएंगी हमारी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर ऑन मॉडल टेनेंसी एक्ट। अगर आपको कुछ भी इसमें सजेशंस है, आपके कुछ व्यूज़ है इस एक्ट के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरा चैनल कमर्शियल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, सो दैट वी कैन स्प्रेड नॉलेज इन दी वर्ल्ड। थैंक यू।